हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए, जब आती है बात हमारे मेंस एग्ज़ाम की, तो अक्सर स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है कि सर, मान लीजिए मैंने कुछ आंसर तो लिख लिया, पर क्या मेरा आंसर अच्छा है या नहीं है? अब उस आंसर के रिगार्डिंग मैं कितने मार्क्स दे सकता हूँ अपने आप को? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना अपने आप से इन चीज़ों को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, पर वो पैरामीटर्स नहीं देख पाते कि कौन से पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर मुझे कितने मार्क्स मिलने चाहिए। क्या मैंने एक अच्छा लिखा है आंसर, क्या एवरेज लिखा है या बहुत अच्छा लिखा है? तो यही सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कौन-कौन से उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप अपने आंसर को सेल्फ इवैल्यूएट करते हो, अपने आप को देखने की कोशिश करते हो कि आप आज के टाइम पर कितने पानी में हो। गेटिंग द पॉइंट? तो मेक श्योर आज जो हम 5 स्टेप्स डिस्कस करेंगे, इन सभी को आप एक सिंक में देखना, ताकि इंश्योर किया जा पाए ना कि आप कोई स्टेप मिस ना करो। अदरवाइज़ होगा क्या कि मान लो आपने 2 स्टेप्स तो इंश्योर कर लिए, पर बाकी 3 नहीं हो कर पाए। उस वजह से जो आपका आंसर, जो शायद एक एक्सीलेंट आंसर हो सकता था, वो एवरेज या फिर गुड आंसर के आसपास ही रह जाएगा, वो एक्सीलेंट नहीं बन पाएगा। तो मेक श्योर आप इन पांचों पॉइंट्स को अच्छे से नोट कीजिए। अब देखिए, जैसे आप जानते हो कि जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3 की बात करें, तो यहाँ पर टोटल हमें 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 10 क्वेश्चंस होते हैं हमारे 10 मार्कर, और बाकी के 10 होते हैं जनरली 15 मार्कर। ये जनरली यही ट्रेंड यूपीएससी में देखा गया है। अब होता क्या है, ये जनरली हमें आंसर करने होते हैं, जो 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर करना होता है हमें 2 पेजेस के अंदर, वेयरएज़ 15 मार्कर को हमें करना होता है 3 पेजेस के अंदर। साथ ही साथ आप जानते हो टोटल 180 मिनट होते हैं, 3 घंटे का आपका ये एग्जाम होता है। अब 3 घंटे के अंदर नियरली हमें 20 पेजेस यहाँ पे और 30 पेजेस यहाँ पे, ठीक है? टोटल 50 पेजेस के आसपास कहीं ना कहीं फिल करना होता है। मतलब मोर और लेस, मतलब उसके आसपास एक हमें रेंज देखने को मिलती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना जो राइटिंग स्पीड होती है वो काफ़ी ख़राब होती है, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो इंजीनियरिंग करके आए हैं या फिर ग्रेजुएशन में उतनी लिखने की आदत नहीं होती, एंड उस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक अच्छा आंसर शायद लिख लेंगे, पर उसको लिखने के अंदर हो सकता है हमने 25 मिनट लगा दिए, 20 मिनट लगा दिए, इस तरह से। एंड फिर वो क्या रहता है कि हमारा जब मेंस एग्जाम फाइनल आता है, उसके अंदर हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो डेफिनेटली जब आप अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करोगे, मान लो आप पहला आंसर लिख रहे हो, तो शायद उसमें 25 मिनट, आधा घंटा ऐसे लगेगा, पर कहीं न कहीं आपको इसको ग्रेजुअली कम करते हुए आना है। तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि नियरली जो 10 मार्कर वाला क्वेश्चन है, आपका लगभग 8 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए, और जो 15 मार्कर है, वो 10 से 11 मिनट से ज़्यादा आपका नहीं लेना चाहिए। तो कोशिश आपको इस बेंचमार्क तक रीच करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ें आप बहुत ध्यान में रखना। एक हो गया आपका वर्ड लिमिट, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 250 वर्ड्स में करना है। तो क्या आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 250 वर्ड में आंसर किया या नहीं किया? साथ ही साथ क्या आप उतने टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर आंसर तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए? ये चीज आपकी एक बहुत, आपको बहुत ध्यान में रखनी है, आपके पॉइंट्स इसमें देखने होंगे। साथ में आप नोटिस करो, जैसे जीएस पेपर 4 में भी सेम चीज हो गया। अब बहुत बार पता क्या होता है, स्टूडेंट्स जब अपने घर पे आंसर राइटिंग करते हैं, तो वो जनरली इस तरह की बुकलेट्स पे नहीं ना करके, या तो इस तरह की बुकलेट पे हो गया जहाँ पे इस तरह से आपको लाइंस देखने को मिलेंगी, या फिर कुछ इस तरह से वो लिखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही तरीके गलत हैं। हमें इस तरह की एक शीट चाहिए जो एक्चुअल में यूपीएससी में, जिस पे आपको मेंस का आंसर लिखना है, ये आपको एक बेटर जजमेंट देगा। अदरवाइज पता क्या होता है, हम ऐसे मान लो लिखने लग गए, अब हमें पता ही नहीं लगा कि एक पेज के अंदर हमारे 100 वर्ड आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, या 50 ही वर्ड्स आ रहे हैं। ऐसे लिखने लगोगे तो यूपीएससी में भी ऐसी शीट्स नहीं मिलती। यूपीएससी में शीट्स होती हैं जो इस तरह की शीट्स होती हैं। तो आपको इनको ही यूज करना है अपने अपने जो उनको देखते हुए कि अपने जो जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपका पहला स्टेप होगा कि जहां पर आप अपनी वर्ड लिमिट को भी देखोगे, साथ ही साथ क्या आप उतने टाइम के अंदर अपनी उस वर्ड लिमिट को मैच करते हुए आंसर तक डायरेक्टली पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से इंश्योर करनी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ हमारे सृजन मेंस 2025 के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले साल हमारा जो सृजन मेंस प्रोग्राम था, उसमें 190 से भी ज़्यादा फाइनल सिलेक्शंस हमें देखने को मिले थे। इसका रीज़न यही था कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत अच्छे ढंग से टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप प्रोवाइड करी गई थी, एंड साथ ही साथ इस बार के सृजन के अंदर आपको यहाँ पर मॉड्यूल बेस्ड लेक्चर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिस तरह से एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है अपने मेंस को क्लियर करने के लिए, वो सारी मेंटरशिप, इवेल्युएशन, टेस्ट सीरीज, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सृजन में देखने को मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स इस बार अपना मेंस लिखने जा रहे हैं, उन सब के लिए जो सृजन का बैच है, ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसके रिगार्डिंग लिंक दे दिया है, आप डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा। आई एम वेरी श्योर आपको ये मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब स्टेप 1 तो सर हमने समझ लिया।
अब चलते हैं हम अपने स्टेप 2 की तरफ। अब स्टेप 2 क्या है, हमें आंसर की ना डिमांड को समझना है। सर डिमांड का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक होता है कि मान लो ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे वो पूछ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो मान लो कोई भी आपके हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। हिस्ट्री का मान लो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। उसने आपसे पूछा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने बेसिकली आने वाले दशक के जो अलग अलग इवेंट्स थे उनको शेप किया। अब मान लो आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मतलब आपने इस तरह से बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी नहीं थी इस चीज़ के अंदर, पर आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप क्या करते हो, इस आंसर को जब लिखना स्टार्ट करते हो ना, आप उसमें लिखने लग जाते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉजेज क्या थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इफेक्ट क्या थे। ठीक है, बेसिकली मेरा कहने का पॉइंट क्या है, समटाइम व्हाट यू डू इज ना, यू कीप ऑन आंसरिंग व्हाट यू नो। जो आपको पता है आप वो लिखने लग जाते हो एग्जाम के अंदर, पर आपको लिखना क्या है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। वो पूछ कुछ और रहा है क्वेश्चन के अंदर, आप लिखे कुछ और जा रहे हो, आप वो लिख रहे हो जो आपको पता है, रेदर देन ये लिखने की कि जो पूछा गया है। तो आपको ना जब भी अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट करना है, ध्यान से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना, सोचना कि क्या मैं जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको एक्चुअली हिट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज होता क्या है ना, हम अपने आंसर में बीटिंग अराउंड द बुश करते हैं। कहने का मतलब क्या, पूछा कुछ और जा रहा है, हम इधर उधर की बातें ज्यादा करते रहते हैं। उस वजह से एग्जाम देने के बाद हमें लगता है कि हाँ यार एग्जाम अच्छा गया है, पर जब मार्क्स आते हैं तब रियलाइज होता है कि नहीं, हमारे मार्क्स तो बड़े कम आए हैं। रीजन यही होता है कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की केवल डिमांड को नहीं समझ पाए। तो मेक श्योर कि डिमांड बड़ा समझना हमें जरूरी है। उसी तरह से तीसरा स्टेप हो जाएगा आपका विद रिगार्ड्स टू स्ट्रक्चर। ये मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप ये नोटिस करो, ये यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस, एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर्स फ्रॉम इंक्लूसिव ग्रोथ। अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, और इसी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर में आंसर करना, यही डिटरमिन करेगा कि आप कितने अच्छे मार्क्स लेके आ पाते हो। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक आपकी इंट्रोडक्शन होगी, एक बॉडी होगी और एक कंक्लूजन होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर ना आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है कि क्या पूछ क्या रहा है। जैसे उसने पूछा है इंक्लूसिव ग्रोथ के फीचर्स, तो डेफिनेटली आप एक छोटी सी डेफिनेशन दे सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर। और इंश्योर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर आपकी इंट्रोडक्शन ना 2 या 3 लाइन्स के अंदर आपकी खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि 10 लाइन्स आपने उसी के ऊपर लगा दी, कुछ थोड़ी बहुत बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। इंट्रोडक्शन ना अगर आपने वैलिड पॉइंट कर दिया, वहां पे आपने कुछ वैलिड पॉइंट दे दिया, तो इट शोज कि हाँ आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ गए हो। फिर जब आप बॉडी के अंदर आओगे तो इसके अलग अलग पार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पार्ट तो यही है कि क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, तो आपको एक हेडिंग बनाया है आपने या नहीं बनाया कि सेलिएंट फीचर्स क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के। दूसरा वो कह रहा है क्या इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पर ना बहुत सारे लोग एक ही पार्ट को एड्रेस करते हैं, वो लिख देते हैं कि हाँ इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, उसके रिगार्डिंग 3-4 पॉइंट लिख दिए। पर नहीं, इसके अगेंस्ट भी तो कुछ चीजें होंगी कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही, उसके रिगार्डिंग भी 3-4 पॉइंट्स होंगे। जैसे इंडिया में हंगर ज्यादा है, अभी भी अनीमिया ज्यादा है, कहीं ना कहीं आजकल भी आप देखो इनइक्वालिटी ज्यादा है, ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स है हमारे पास। तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स वो आपसे मांग रहा है, एक ये कि कैसे इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, और दूसरा ये कि कैसे इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही। फिर लास्टली आपको कुछ मेजर्स देने होंगे एंड अच्छे से फिर कंक्लूड करना होगा। जो कंक्लूजन होना चाहिए ना, वो भी जैसा क्वेश्चन की डिमांड है कि जैसा क्वेश्चन की नेचर है उस हिसाब से आप देख सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंक्लूजन के अंदर आपने वही लिख दिया जो ऊपर लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं किया कि जो यहाँ पर कहीं बॉडी में आ गया उसी को एग्जैक्ट मतलब आपने कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब ऐसा कुछ। तो ये सब नहीं होना चाहिए, आपको अपना वैलिड एक कंक्लूजन लेकर आना है। रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, समरी भी नहीं लगनी चाहिए कि आपने समराइज कर दिया। आपको एक पॉजिटिव वे में इसको कंक्लूड करना आना चाहिए। अगर आप ये स्टेप को अच्छे से करते हो, इट क्लियरली शोज कि हाँ आपने स्ट्रक्चर को भी अच्छे से इन्फर किया है, एंड दैट विल हेल्प यू इन गेनिंग मोर मार्क्स। एंड इसी बेसिस पे इवेल्युएशन का आपका तीसरा कंपोनेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि क्या आपने क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को पहचाना, क्या सभी डिमांड को एड्रेस किया या नहीं किया। गेटिंग द पॉइंट। चलते हैं हमारे स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 हमारा आ जाता है विद रिगार्ड्स टू हमारा प्रेजेंटेशन। देखो, आप ना एक एग्जाम को ना एक एग्जामिनर के नजर से देखो, जिसने पेपर को सेट किया है या जो आपका पेपर चेक करेगा उसके नजरिए से देखो। उसको शायद एक दिन में बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होंगी, ठीक है। तो वहां पर ना जितना उसको आसान लगेगा आपका पेपर चेक करना, कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी रहती है कि वो आपको ज्यादा मार्क्स दे। मैं आपको बताता हूँ, मान लो ना आप ऐसे कुछ लिख रहे हो, यहाँ पे ऐसे कीड़ा मकोड़ा आपने मार दिए, ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनर को बहुत एफर्ट देना पड़ रहा है, कोई ढंग का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, वहां पर एग्जामिनर को ज्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है।
तो ऐसे केसेस में एक पॉसिबिलिटी रहती है कि एग्जामिनर आपको उतना अच्छा अवार्ड ना दे। ध्यान से समझना, मैंने ये नहीं कहा कि आपको कर्सिव राइटिंग लिखनी है, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा, पर इतना होना चाहिए कि आपकी राइटिंग जो है ना वो लिजिबल हो, वो आपको वो सामने वाला पढ़ पाए, थोड़ी नीट एंड क्लीन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ वर्ड लिख रहे हो फिर उसको काटा-पीटी कर रहे हो, दैट शुड बी अवॉइडेड, ठीक है ना? उसको कोशिश करना कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहे, कहीं न कहीं लाइन्स हो गया, आपका पैराग्राफ्स हो गया, उनके बीच में आपको अच्छे से चीज़ें दिखती रहें, तो अपीयरेंस उसको एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेंगी। प्लस साथ ही साथ आप अपने आंसर को थोड़ा पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो कि मान लो किसी चीज़ को आपने बताया ना, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ के फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कहीं न कहीं आपने पॉइंट लिखे, द सामने वाला जो आपका पेपर चेक कर रहा है, वो देखेगा कि हाँ यार, इसने ये पार्ट भी एड्रेस कर दिया, इसके नीचे ये पॉइंट्स भी हैं, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को निखारेगा एंड दैट विल हेल्प कि हाँ, एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत नहीं आई, उसको सारे पार्ट्स आसानी से आइडेंटिफाई हो पाए एंड कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी रहती है कि अच्छे मार्क्स मिल पाएँगे। तो जब भी आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करोगे, आप इंश्योर करोगे कि हाँ, मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है। आखिरी स्टेप की बात करें, देखो आखिरी स्टेप होता है कहीं न कहीं आपको अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप एथिक्स का ही पेपर देखो। एथिक्स के अंदर इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पूछ लिया एटीट्यूड के बारे में कि एटीट्यूड कैसे बनाना चाहिए, या फिर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस की बात है। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना आपको चीज़ें पता होंगी बहुत सारी, पर जब तक आप यहाँ पर कुछ आपकी रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं लिखोगे, ठीक है ना? मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट का नाम लिख दिया, या फिर किसी जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम लिख दिया, तो ये एग्जांपल्स कहीं न कहीं आपको हेल्प करती हैं, जो आप पॉइंट लेके आए हो, उसको सब्सटैंशिएट करने में। कुछ आप आर्गुमेंट मान लो आपने दिया ना, तो आर्गुमेंट के साथ आप वहाँ पे कुछ अच्छा डेटा दे सकते हो, कुछ इलस्ट्रेशन दी जा सकता है, उसको आप वैलिडेट कर सकते हो, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। तो जब ये चीज़ें होंगी ना, तो इट क्लियरली शोज़ कि हाँ, आप हवा में बातें नहीं कर रहे। जैसे पॉलिटी के अंदर कई बार ने आपने कुछ लिखना है, तो अगर आपने वहाँ पे अपने आर्टिकल नंबर को कोट कर दिया, ठीक है? हो सकता है किसी आप जजमेंट की बात करें, तो वहाँ पे उस केस का जजमेंट का नाम दिया जा सकता है, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें सिमिलर, जैसे एग्ज़ाम्पल्स की बात कर रहा था, मैं डेटा की बात कर रहा था, कुछ आपके जैसे मान लो कुछ जीएस-1 के अंदर टेम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो आप कुछ रैंडमली बात करने की बजाय आप वहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल दो। जैसे मान लो आप बात कर रहे हो कि हाँ यार, यहाँ पे स्तूपाज़ इस तरह से एस्टेब्लिश किए जाते थे, या फिर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये चीज़ें होती थी। तो एग्ज़ाम्पल लिख दो ना कि यार ये वाली यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा था। गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप अपने आर्गुमेंट से जब उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो विद एग्ज़ाम्पल्स हो गया, विद सम केसेस हो गया, ये आपको थोड़ा हेल्प करेंगे कि आप कहीं न कहीं अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओ। तो कोशिश करना, जो आपका स्टेप 5 है सेल्फ इवैल्यूएशन का, उसमें इन बातों का आपने कितना ध्यान रखा, या आप इन चीज़ों को मिस कर गए, ये चीज़ें आपको बताएँगी कि आप कैसे मार्क्स लेके आ पाओगे। गेटिंग द पॉइंट? अगर ये कहीं न कहीं पाँचों पॉइंट्स को आपने अच्छे से किया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छे मार्क्स आपके आएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 250 में से ना, जैसे हाईएस्ट मार्क्स मान लो एथिक्स में 150 के आस-पास आते हैं, तो कहीं न कहीं दिस इज़ लाइक 60% ऑफ द पेपर। तो ऐसा पेपर के मार्क्स तभी आ पाते हैं जब आपने इन सारी बातों का ध्यान रखा है। टाइमली आपने अपने पेपर को कंप्लीट किया है, उसमें एक अच्छा स्ट्रक्चर था, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी डायरेक्टली डिमांड को हिट किया है, और इंट्रोडक्शन, बॉडी कंफ्यूजन सभी जगह आपने अच्छा काम किया है, तो दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग द हाईएस्ट ऑफ मार्क्स। यहाँ पर देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, हैंड राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला पढ़ पाए। ऐसा नहीं कह रहा कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर ओवरऑल प्रेजेंटेशन हो गया, पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखना हो गया, ये सारी चीज़ें आपको डिटरमिन करेंगी कि आपके मार्क्स कितने आ पाते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन्हीं पाँचों कंपोनेंट्स को अच्छे से नोट करो, अपने आंसर्स के अंदर यूटिलाइज़ करो, जो चीज़ें मिसिंग आ रही हैं, उनके ऊपर वर्क करो, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप देखोगे कि धीरे-धीरे आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे, एंड जब आप मेंस का अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे, वहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आप इनको अब सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको आज के जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।